Chapters 833 Shan Xuan Hall Creator, 834 Refinement Path Killer Move Spinning Golden Bell, 835 Promise of Three Matters, 836 Preliminary Success of Vaguely Familiar Face. Chapter Start स्टेज पर माहौल गर्म होता जा रहा था। फैंग युआन और वो नौजवान गू मास्टर झिंगशान चुवान अब इस मामले से बच नहीं सकते थे। अस बुजुर्ग मास्टर ने भी नोटिस किया कि इस सब के लिए उकसाने वाले ZYA डटारगू मास्टर्स फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट से थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गईं और चेहरे पर एक कड़वाहट सी आ गई। फैंग युआन ने झिंगशान चुवान नाम के बारे में सोचा। उससे लगा कि यह नाम जाना पहचाना है, लेकिन एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने के नाते उसका दिमाग एक जिंदा इंसान जितना तेज नहीं था, इसलिए वो तुरंत याद नहीं कर पाया। उसने अपने दिमाग में चल रहे स्टार थॉट्स को रोका और अपनी यादों को खंगालने के लिए मेमोरी थॉट्स को एक्टिवेट किया। आखिरकार उससे याद आ ही गया। असल में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पर सैकड़ों साल बाद शान शुआन हॉल नाम की एक सुपर फोर्स थी। उसका फाउंडर जेंग शान शुआन नाम का ही एक बंदा था। शान शुआन हॉल रिफाइनमेंट पाथ में माहिर था। जब ड्रीम रेल्म्स जाहिर हुए और ड्रीम पथ का बोलबाला हुआ तो शान शुआन हॉल के लीडर ने यूएस दौर के ट्रेंड्स का फायदा उठाया और एक गू इमॉर्टल बन गया। लेकिन इस महान दौर में मॉर्टल्स का गू इमॉर्टल बनना कोई खास बात नहीं थी। खास करके ड्रीम रेल्म्स के आने के बाद आम गू मास्टर्स को बेशुमार मौके मिल रहे थे। झाड़ियों में ना जाने कितने ड्रैगन और सांप छुपे बैठे थी, उनमें से ज्यादातर को बस एक मौके की कमी थी। ड्रीम रेल्म्स के जाहिर होने ने लोगों को उनके अनोखे मौके दिए। पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान नीचे के तबके के ढेर सारे गू मास्टर्स को ऊपर उठने का मौका मिला। पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर के बीच हर तरह के लोग उभार कर सामने आए। वो आसमान के सितारों की तरह थे और सबकी अपनी अपनी कहानियां थीं। दास महान पुराने सेक्स धीरे धीरे कंट्रोल खो रहे थे और कई नई फोर्सेस उभार रही थीं, जिनमें से दास सबसे बेहतरीन फोर्सेस ने खुद को दास नए महान सेक्स का नाम दिया। वो खुल्लम खुल्ला दास पुराने सेक्स का विरोध करते ये एक देखने लायक नज़ारा था। अभी की तरह नहीं, जहां सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास महान पुराने सेक्स ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हालात पर कंट्रोल बना रखा था। अगर गू इमॉर्टल्स वाली सुपर फोर्सेस भी दास पुराने सेक्स से अलग होना चाहती थीं और अपने सब्सिडरी के स्टेटस से आज़ाद होना चाहती थीं, तो ये बहुत मुश्किल था। इस टाइम पीरियड के हिसाब से कहीं ये झिंगशान चुवान जो मेरे सामने है वही तो शान शुआन हॉल का फाउंडर नहीं है? क्योंकि वो 5 वर्चूज सेक्ट में दूसरी पोजीशन तक पहुंचा, इसका मतलब उसके पास रिफाइनमेंट पाथ में मास्टर लेवल की काबिलियत जरूर है। इतनी कम उम्र में रिफाइनमेंट पाथ मास्टर, वो सच में एक जीनियस है। ये डिस्क्रिप्शन भी झिंगशान चुवान पर फिट बैठता है। जैसा गुरु वैसा चेला। ये बुजुर्ग आदमी जरूर ओल्ड मैन की शन होगा। ओल्ड मैन की शन को किसी ने चुपके से जहर दे दिया था, जो उससे काफी तकलीफ दे रहा था। झिंगशान चुवान बहुत वफादार था। उसने अपने मास्टर को ठीक करने के लिए हर तरीका आजमाया। हाँ, सही है, ग्रीन शाइन गू हीट टॉक्सिन्स के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन हीलिंग गू में से एक है। बदकिस्मती से ओल्ड मैन की शन को भी नहीं पता था कि उसके अंदर का जहर एक ट्रांसफॉर्मिंग पॉइजन है। ऊपर से तो वो एक हीट टॉक्सिन लगता था, लेकिन ग्रीन शाइन गू इस्तेमाल करने के बाद वो एक कोल्ड पॉइजन बन जाता था। जहर का असर और बढ़ जाता था, कम से कम डबल हो जाता था। लेकिन आखिरकार झिंगशान चुवान अपने मास्टर का जहर ठीक करने में कामयाब हो गया। उसने ग्रीन शाइन गू, ब्लू शाइन गू, रेड शाइन गू और बाकी सब मिलाकर कुल 9 तरह के शाइन गू जमा किए और उनसे किलर मूव 9 शाइन बनाया, जो हर तरह के जहर को काबू कर सकता था। बाद में उसके खून का एक वंशज गू इमॉर्टल बना। शान शुआन हॉल का लीडर बनकर उसने इस किलर मूव को प्रमोट किया और इससे इमॉर्टल किलर मूव प्रोफाउंड लाइट 9 शाइन में बदल दिया। वो लाइट पाथ का हीलिंग एक्सपर्ट बन गया और पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान काफी फेमस हुआ। फैंग युआन ने अपनी यादों को खंगालने के लिए मेमोरी थॉट्स का इस्तेमाल किया। उसने जल्द ही ये छोटी छोटी डिटेल्स याद कर लीं जो उसकी यादों में कहीं गहरी दबी हुई थीं। वो अपने आसपास हो रही हर चीज समझ गया, अनहा की साजिशें भी। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद उससे लगा कि ये दोनों लोग ओल्ड मैन की शन और झिंगशान चुवान हाई थे। उसने उन दोनों पर लक इंस्पेक्शन गू का इस्तेमाल किया। फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के लिए एक टेस्ट लोकेशन थी। वहां गू वॉर्म्स लगे हुए ताकि गू मास्टर्स अपने गू वॉर्म्स को बेपरवाही से इस्तेमाल ना कर सकें। लेकिन फैंग युआन के पास एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी थी। उसके जिस्म पर स्ट्रेंथ पाथ डाओ मार्क्स और उसका इमॉर्टल अपचर उसके जिस्म का ही हिस्सा था। जब उसने लक इंस्पेक्शन गू इस्तेमाल किया तो ये मॉर्टल्स बिल्कुल बेबस थे। तुरंत फैंग युआन ने उन दोनों की किस्मत देख ली। झिंगशान चुवान के सर के ऊपर
उसकी किस्मत एक 7 रंगों वाले इंद्रधनुष की तरह थी, चमकदार और शानदार। ये आम बात नहीं थी। वहीं ओल्ड मैन की शन की किस्मत एक टूटे हुए प्याले जैसी थी। इस प्याले से ग्रे किस्मत के निशान लीक हो रहे थे। ओल्ड मैन की शन की किस्मत बहुत खराब थी, लेकिन झेंग शान चुवान उससे गहराई से जुदा हुआ था। दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी। 7 रंगों वाली इंद्रधनुष की किस्मत का एक हिस्सा ओल्ड मैन की शन के टूटे प्याले वाली किस्मत में जा रहा था, जिससे उसकी ग्रे किस्मत काफी हद तक ठीक हो रही थी। फैंग युआन को इसमें दिलचस्पी महसूस हुई। वो सोचने लगा, सोचा ना था कि शन श्वानहॉल के फाउंडर से यहां मुलाकात होगी। अगर मैं इससे मार दूं, तो कुछ 100 सालों में ईस्ट कोस्ट पर शन श्वानहॉल नाम की कोई सुपरफोर्स नहीं होगी। जैसे हाइफैंग युआन के मन में कत्ल का इरादा आया, उन दोनों की किस्मत हिल गई, जैसे कोई तेज हवा चल पड़ी हो, जिससे इंद्रधनुष की रोशनी फीकी पड़ गई और खत्म होने की कगार पर आ गई। लेकिन ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा? नॉर्दर्न प्लेन्स मेरी वजह से पहले ही गड़बड़ी में है, पर वो मेरा इरादा नहीं था। वो सब मो याओ की झूठी विल की वजह से हुआ। लेकिन ये बात मैं किसको समझाने जाऊं? मैं झेंग शान चुवान को जिंदा छोड़ देता हूं। इन लोगों को अपने असली रास्ते पर ही चलना चाहिए ताकि मेरा रिबर्थ का एडवांटेज बना रहे। फैंग युआन ने दोबारा सोचा। जब फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स में था, तो वो मा होंगये के बारे में जानता था, लेकिन उसने उससे मारा नहीं। ये डर नहीं था, ये एक डेमोनिक ओवरलॉर्ड की एम्बिशन थी। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक रैंक 6 गु इमॉर्टल था, रैंक 7 से बस एक कदम दूर, लेकिन ये ज्यादातर उसके अनोखे मौकों की वजह से था। उसने अपनी जिंदगी में काफी वक्त बर्बाद किया था। फैंग युआन को खुद पर भरोसा था। भले ही ये लोग बड़े हो जाएं या उसकी यादों से भी बड़ी कामयाबी हासिल कर लें, फैंग युआन फिर भी उनसे टक्कर ले सकता था और फायदा उठा सकता था। वो इन लोगों को अपने पैरों तले रौंद भी सकता था, खून की नदियां बहाकर हमेशा की जिंदगी की तरफ दौड़ेगा। रही बात कि हमेशा की जिंदगी सच में है या नहीं, क्या उससे कोई फर्क पड़ता था? अगर वो रास्ते में मर भी गया, तो क्या कोई अफसोस होगा? यही वो जिंदगी थी जो फैंग युआन जीना चाहता था, चैलेंज, मेज और कड़वाहट से भरी हुई। इसके अलावा खूबसूरती, दौलत और ताकत, ये सब सिर्फ ऐसे औजार द जिनका वो इस्तेमाल कर सकता था। फैंग युआन ने ये सोचा और इस गुरु चेले की जोड़ी के लिए उसका कत्ल का इरादा खत्म हो गया। तुरंत उसने देखा कि झेंग शान चुवान और ओल्ड मैन की शन की किस्मत वापस अपनी असली जगह पर आ गई, बल्कि पहले से थोड़ी बेहतर भी लग रही थी। लकपात सच में अजीब है। फैंग युआन ने यह देखा और मन ही मन आ भरी। हाल ही में उससे लकपत की बेहतर समझ आई थी। किस्मत सर्वशक्तिमान नहीं थी, ये ज्यादातर किसी की ताकत और कल्टिवेशन लेवल पर डिपेंड करती थी। फैंग युआन के एक विचार से उन दोनों की किस्मत बदल सकती थी। ये इसलिए क्योंकि वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। उन दोनों को मारना उसके लिए चींटियों को मारने जैसा आसान था। इस वक्त मा होंगये के पीछे कई लोग पड़े थे, लेकिन वो हर खतरे को अपने लिए फायदे में बदल लेता था। लेकिन अब जब वो ओल्ड एंसेस्टर जू हू के हाथों में था, वो हालात को पलट नहीं पा रहा था। रैंक 8 फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन उनकी ताकत के बड़े फर्क की भरपाई नहीं कर सकता था। या ये कहें कि ओल्ड एंसेस्टर जू हू एक रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट होने के नाते उससे दबाने की ताकत रखते थे। एक और एग्जाम्पल था हो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की मुसीबत का। फैंग युआन ने टाइम असिस्ट लक का इस्तेमाल किया। आखिर में कनेक्ट लक की वजह से किस्मत का बड़ा हुआ हिस्सा 4 लोगों में बंट गया और फैंग युआन को सिर्फ एक हिस्सा मिला। उन तीनों को अपने अपने फायदे और मौके मिले, जबकि फैंग युआन को लगभग कुछ नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंग युआन बहुत ताकतवर था, वो पहले से ही एक इमोर्टल था। उससे उनके बराबर फायदा पाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत की जरूरत थी। इस पर असर डालना मॉर्टल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल था। स्टेज पर शोरगुल बढ़ता जा रहा था, भीड़ का जोश और लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट के लोगों को एबिस मामले को हवा देने की जरूरत नहीं थी। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया। हम ड्यूल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं हारा, तो मैं तुम्हें ग्रीन शाइन गूदा दूंगा। लेकिन अगर तुम हारे, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गुलाम बनो और पूरी जिंदगी के लिए मेरे हुक्म मानो। आह चेले, तुम ये मंजूर नहीं कर सकते। ओल्ड मैन की शन का चेहरा पीला पड़ गया और वो चिल्लाया। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये फैंग युआन की एक जबरदस्त चाल थी। सामने वाला एक रिफाइनमेंट पाथ का जीनियस था, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। अगर वो जीत गया, तो उसे एक रिफाइनमेंट पाथ मास्टर लेवल का गुलाम मिल जाएगा। सीनियर, क्या ये मांग कुछ ज्यादा नहीं हो गई? झेंग शान चुवान नौजवान था, लेकिन वो इतनी आसानी से हामी भरने वाला नहीं था। आखिरकार उसके फ्यूचर का सवाल था,
इससे उसकी पूरी जिंदगी पर असर पड़ता। बेशक तुम मना कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, अगर तुमने खुद को दांव पर नहीं लगाया तो मैं ड्यूल नहीं करूंगा। फैंग युआन ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ग्रीन शाइन गू हर जगह मिल जाते हैं? यह हीट टॉक्सिन्स के इलाज के लिए परफेक्ट गू है। लड़के, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता बेटा। कई बार जब तक बच्चा फर्ज निभाने लायक होता है, माँ बाप रहते ही नहीं। मौका अक्सर तुम्हारे सामने होता है, अगर तुमने इससे गवा दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। क्या इस आदमी को पता है कि मेरे मास्टर हीट टॉक्सिन से परेशान हैं? झेंग शानशुआन हैरान रह गया। फैंग युआन की ये बातें जैसे जब तक बच्चा फर्ज निभाने लायक होता है, माँ बाप रहते ही नहीं, और अगर तुमने इससे गवा दिया तो जिंदगी भर पछताओगे, अस पर गहरा असर कर रही थी। चेले, तुम्हें ड्यूल के लिए राजी नहीं होना है। हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। ओल्ड मैन की शन का चेहरा गंभीर था। वो एक तजुर्बेकार इंसान था। फैंग युआन की बातें एक चारे की तरह थीं, उसके इरादे नेक नहीं थे। वो झेंग शानचुआन जैसे एक नौजवान और ना तजुर्बेकार लड़के को फंसाने की कोशिश कर रहा था। ड्यूल उनका मामला है, बाहर वाले इसमें दखल ना दें। फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट का एक एल्डर पास आया, उसका चेहरा सख्त था जब उसने फैंग युआन और झेंग शानचुआन से कहा, आप दोनों ने कंपटीशन में रुकावट डाली है, क्या आप ड्यूल करने जा रहे हैं? अगर आप ड्यूल कर रहे हैं तो हमारे सेक्ट के फर्स्ट एल्डर बहुत दरियादिल हैं और आपको मुकबल के लिए एक जगह देने को तैयार हैं। जल्दी से फैसला कीजिए। ओल्ड मैन की शन के अंदर खतरे की घंटी बज उठी। वो कुछ कहने ही वाला था कि फैंग युआन बोला, लड़के, मैं तुम्हें ये मौका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी वफादारी से प्रभावित हुआ हूं। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो फ्यूचर में अगर तुम मुझसे कहोगे भी तो मैं किसी ड्यूल के लिए राजी नहीं होऊंगा। मैं तुम जैसे बच्चे को परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, तुम ड्यूल का टास्क प्रपोज कर सकते हो। क्या सीनियर, आप मुझे चुनने दे रहे हैं? झेंग शानशुआन हैरान हो गया। आमतौर पर ड्यूल एक पार्टी शुरू करती थी और दोनों तरफ से दांव लगाया जाता था, लेकिन ड्यूल का कंटेंट दोनों पार्टीज की सहमति से तय होता था। अगर वो एक ऐसे गू को रिफाइन करते जिससे एक पार्टी अच्छी तरह जानती थी जबकि दूसरे ने उससे पहले कभी रिफाइन नहीं किया था, तो यह फेयर नहीं होता। ए फ्लैट, फैंग युआन झेंग शानचुआन को चुनने दे रहा था। इसका मतलब था कि झेंग शानचुआन अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करके फैंग युआन को मुश्किल में डाल सकता था और फैंग युआन को वो बिना किसी बदलाव के एक्सेप्ट करना पड़ता। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास के गू मास्टर्स हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि फैंग युआन कुछ ज्यादा हाई एरोगेंट है। उनका पैसा अब नौजवान गू मास्टर झेंग शानचुआन पर लगा था। चेले, ड्यूल मत करो, हमारा असली काम कंपटीशन पर है। ओल्ड मैन की शन उससे मानता रहा। भले हाई झेंग शानचुआन के पास एक बड़ा एडवांटेज था, ये बुजुर्ग आदमी अभी भी चिंतित था। वो नहीं चाहता था कि उसके चेले के साथ कोई अनहोनी हो। लेकिन झेंग शानचुआन एक नौजवान था, उसका खून गर्म था। मास्टर के हीट टॉक्सिन्स बहुत सीरियस हैं, अगर हमने जल्दी इसका इलाज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। सामने वाला इतना घमंडी है, वो मेरी उम्र का मजाक उड़ा रहा है। जिस गू से मैं सबसे ज्यादा वाकिफ हूं वो है केयरफुल गू। ये गू हमारी खासियत है। ये रैंक 3 है और इसके स्टेप्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसके लिए जरूरी टेक्निक्स भी ढेर सारी हैं। मैंने 3 साल इतनी कड़ी मेहनत की है, तब जाकर अब इसमें 80% सक्सेस रेट है। मैं उससे इसी गू के साथ ड्यूल करूंगा। ये सोचते हुए झेंग शानचुआन ने अपना मन बना लिया। उसने फैंग युआन से कहा, मैं ड्यूल करूंगा। चैप्टर 834 रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव स्पिनिंग गोल्डन बेल। चेले। ओल्ड मैन की शान हद से ज्यादा परेशान था। झेंग शानचुआन पीछे मुड़ा और ओल्ड मैन की शन का सामना किया। उसके नौजवान चेहरे पर उसकी उंगली चमकदार और साफ थी। मास्टर, मैं नाफरमान हूं, मुझे आपकी मर्जी के खिलाफ जाना पड़ेगा। मास्टर, वो मुझे प्रॉब्लम सेट करने दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेरे पास ड्यूल ना करने का कोई रीजन नहीं है। अगर ऐसी कंडीशंस में भी मैं ड्यूल से माना कर देता हूं तो ये मेरे दिल में एक जख्म बन जाएगा। क्या मुझ में रिफाइनमेंट पाथ में आगे बढ़ने की हिम्मत बचेगी? ओल्ड मैन की शन ने उसकी बातें सुनी और चुप हो गया। उसने मन ही मन आह भरी, ओ चेले, तुमने दुनिया कम देखी है, तुम इंसानों की चालाकी नहीं जानते। क्योंकि सामने वाला इतनी बड़ी छूट दे रहा है, वो अपनी जीत को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उसके पास अपने ट्रम्प कार्ड्स हैं। तुम धोखे में आ गए। ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूं। सिचुएशन अब तय हो चुकी है, मैं इससे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से ओल्ड मैन की शन ने अपना हाथ बढ़ाया और झेंग शानचुआन का कंधा पकड़ा। चेले, मैं तुम्हारी वफादारी समझता हूं,
ठीक है, तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। ड्यूल टास्क के लिए केयरफुल गू का इस्तेमाल करो। हम गू रिफाइनमेंट की सक्सेस पर शर्त नहीं लगाएंगे, बल्कि टाइम पर। जो भी केयरफुल गू पहले रिफाइन करेगा वही जीतेगा। मास्टर झेंग शान चुवान इतना इमोशनल हो गया कि उसकी ऊँग लाल हो गई। केयरफुल गू ओल्ड मैन की शन की एकमात्र गुप्त विरासत थी, ये बाहर सर्कुलेट नहीं होती थी। अपने चेले को सपोर्ट करने के लिए ओल्ड मैन की शन ने ये कीमती गू रेसिपी निकाल दी ताकि उसका ओपोनेंट फैंग युआन इससे देख सके। उसने ये भी सुझाव दिया कि वो टाइम पर compete करें। यह फैंग युआन का पहली बार केयरफुल गू रिफाइन करना था, वो इससे वाकिफ नहीं होगा। अगर वो टाइम का इस्तेमाल करके compete करते तो यूएस पर सिर्फ सक्सेस हासिल करने से ज्यादा प्रेशर होगा। जैसा सोचा था, बूढ़े लोग ही सबसे समझदार होते हैं। फैंग युआन ने अपने ओपोनेंट को गू चुनने दिया। उसने उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया। वो एक पैसिव सिचुएशन में था। झेंग शान चुवान एक पैल के लिए हिचकिचाया। उससे लगा कि उसके मास्टर का सुझाव अपने ओपोनेंट का फायदा उठाना है, भले ही वो जीत जाए, ये एक शानदार जीत नहीं होगी। लेकिन उसने तुरंत सोचा कि ये मामला उसके मास्टर की सुरक्षा से जुदा है। भले ही वो बेईमानी से जीते, उससे ग्रीन शाइन गू जीतना ही होगा। इसलिए वो पीछे मुड़ा और अपना फैसला फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट के एल्डर को सुना दिया। फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट ने जल्द ही इंतजाम कर दिया। फर्स्ट एल्डर अनहा बहुत खुश था। उसने पहल करके अपनी जगह उन्हें वेन्यू के तौर पर दे दी। फैंग युआन और झेंग शान शुआन स्टेज पर गए, अपने ड्यूल में लग गए। आसपास शांति छा गई। दोनों पार्टियां एक दूसरे से दर्जनों कदम दूर थीं, जमीन पर बैठे हुए। झेंग शान चुवान ने सबसे पहले केयरफुल गू की गू रेसिपी निकाली और फैंग युआन को दे दी। जल्द ही फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट ने इस ड्यूल के शुरू होने का ऐलान कर दिया। स्टेज के नीचे चर्चाएं सुनी जा सकती थीं। मैंने केयरफुल गू के बारे में कभी नहीं सुना, ये जरूर उनकी स्पेशलिटी गू रेसिपी है। फैंग युआन को ड्यूल शुरू होने से पहले इससे देखने के लिए बस थोड़ा हाई टाइम मिला, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ही, यह फैंग युआन की गलती है कि वो बहुत एरोगेंट था। उसने ओपोनेंट को गू चुनने दिया। उसने सच में एक बहुत बेवकूफाना फैसला किया। वो नौजवान गू मास्टर भी कोई मामूली नहीं है। वो पिछले राउंड में सेकंड प्लेस पर था, लेकिन उसका स्कोर इतना अच्छा था कि फर्स्ट प्लेस भी आ सकता था। कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो एक रिफाइनमेंट पाथ मास्टर है। ये सुनकर कई लोग हंस पड़े। ये कैसे मुमकिन है? उसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में वो पहले से है एक रिफाइनमेंट पाथ मास्टर है। ऐसे में मेरी उम्र में क्या मैं इतने सालों से कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूं? लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ा, सबकी निगाहों के सामने झेंग शान चुवान ने लगभग 10 गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, वो भी बेहद कुशल अंदाज में। ये एक चौंधिया देने वाला नजारा था। दर्शकों में से जिन्होंने अंदाजा लगाया था कि झेंग शान चुवान के पास मास्टर लेवल की रिफाइनमेंट पाथ काबिलियत है, उनकी संख्या बढ़ गई। लेकिन फैंग युआन अभी भी गू रेसिपी रिसर्च कर रहा था। उसने गू रिफाइनमेंट शुरू नहीं किया था। ये देखकर भीड़ फैंग युआन के बारे में अच्छा नहीं सोच रही थी। ओ नो! ओल्ड मैन की शन ने माथा सिकोड़ा। इस आदमी का नेचर कितना शांत है। वो गू रिफाइन करने से पहले हर स्टेप को समझने की कोशिश कर रहा है। ये एक एक्सपर्ट का अंदाज है, किसी भी सिचुएशन में शांत। शुक्र है मैंने टाइम को फैक्टर बनाया। जो भी गू पहले रिफाइन करेगा वही जीतेगा। केयरफुल गू को रिफाइन करने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। वो तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो गू रेसिपी से वाकिफ ना हो और लिटिल श्वान से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस ना की हो। ये नामुमकिन था, बेशक। ये पहली बार था जब फैंग युआन ने ये केयरफुल गू रेसिपी देखी थी। केयरफुल गू साफ शब्दों में एक विजडम पाथ गू वर्म था, लेकिन रिफाइनमेंट पाथ में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल था। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि ये झेंग शान चुवान की विरासत में कोगू था। इतिहास में लिखा था कि शन श्वान हॉल के गू मास्टर्स अनगू वॉर्म्स को रिफाइन करने में सबसे माहिर द जिंग के क्रूशियल स्टेप्स सीधे रिफाइनमेंट के सक्सेस रेट पर असर डालते थे। केयरफुल गू रिफाइनमेंट पाथ गू मास्टर को इन प्रॉब्लम्स को सुझाने में मदद करने में सबसे बेहतरीन था। फैंग युआन ने रेसिपी को कई बार देखने के बाद उससे गहरी समझ आ गई और वो इसका ठीक से इस्तेमाल कर सकता था। वो एक रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी ग्रैंड मास्टर था। एक रैंक 3 गू रेसिपी को समझना मुश्किल नहीं था। असल में उसने ना सिर्फ गू रेसिपी पढ़ी, बल्कि झेंग शान चुवान की टेक्निक्स को भी ऑब्जर्व किया। झेंग शान श्वान गू रिफाइनमेंट के बीच के हिस्से में था। फैंग युआन ने पहला हिस्सा ध्यान से देखा था। यहां तक कि फैंग युआन को भी मानना पड़ा, झेंग शान चुवान की उम्र के हिसाब से उसके लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी ग्रैंड मास्टर के तौर पर
फैंग युआन देख सकता था कि उसकी टेक्निक्स काफी कुशल नहीं थीं, जब वो मटेरियल से डील कर रहा था तब भी कुछ खामियां थीं। फैंग युआन ने अपने हाथ फैलाए और गू रिफाइन करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो गू रिफाइन कर रहा है। स्टेज के बाहर धीमी आवाज में ताने सुनाई दे रहे थे। वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है, किसी ने निष्पक्ष होकर कहा। फैंग युआन ने गू रिफाइन करना शुरू किया। इसने झेंगशान चुवान का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन उसने सिर्फ एक नजर डाली और फिर से अपने काम पर कंसंट्रेट करने लगा। फैंग युआन ने गू रिफाइनमेंट शुरू किया। वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। सभी देखने वाले नफरत से घूर रहे थे। ये झेंगशान चुवान की टेक्निक्स थीं। लेकिन जल्द ही फैंग युआन ने कुछ बदलाव किए। उसने एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसकी गू रिफाइनमेंट स्पीड तेज हो गई। भीड़ में से तानों की आवाजें गायब हो गईं। सब हैरानी से उसके हाथों को बिजली की रफ्तार से चलते हुए देख रहे थे। उसने पहले ही 10 से ज्यादा गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स इस्तेमाल कर ली हैं। इतनी तजुर्बेकार गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स, इतनी गहरी नींव के साथ, वो समझ से परे हैं। वो तेज होता जा रहा है। वो झेंगशान चुवान के पीछे पद गया है। ओल्ड मैन किशन ने अपनी भुएं सख्ती से सिकोड़ लीं। वो मन ही मन हैरान था। इस आदमी की स्पीड डरावनी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो बिना किसी बेचैनी के तेज है। उसकी टेक्निक्स इतनी शांत और स्थिर हैं। कमाल है, बहुत कमाल है। इस आदमी की रिफाइनमेंट पाथ की काबिलियत शायद सिर्फ मास्टर लेवल तक नहीं है। लिटिल चुवान पर प्रेशर पड़ेगा, वो अपना कंट्रोल नहीं खो सकता और बेचैन नहीं हो सकता। केयरफुल गू रिफाइनमेंट आगे बढ़ने पर और मुश्किल हो जाता है। लिटिल चुवान के पास एडवांटेज है, उससे इससे बनाए रखना होगा। दुश्मन मजबूत है, अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो वो जरूर हारेगा। झेंगशान चुवान का प्रेशर वाकई में बहुत ज्यादा था। ये बहुत नॉर्मल था। दौड़ के मुकाबलों में सबसे आगे वाले इंसान पर सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है। इसलिए कई स्ट्रैटेजीज एनर्जी बचाने के आईआरडी गिर्द घूमती हैं। आखिर में ही पूरी ताकत लगाने की कोशिश की जाती है। जितना ज्यादा मेंटल प्रेशर, उतना ही ज्यादा जिस्म पर बोझ। खासकर जब झेंगशान चुवान फैंग युआन को तेजी से गू रिफाइन करते हुए और अपने पास आते हुए देख रहा था, वो घबराए बिना नहीं रह सका। क्या काबिलियत है! उसने 10 से ज्यादा रिफाइनमेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं और वो अभी भी जारी है। उसका दिमाग बहुत मजबूत है। मेन इस मामले में उससे कंपीट नहीं कर सकता। ओ नो, वो पास आ रहा है। झेंगशान चुवान एक नौजवान था। फैंग युआन की तेज रफ्तार से उसका मुंह सूख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी निगाह मजबूत थी। भूल जाओ, मैं अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें धूल काटा दूंगा। झेंगशान चुवान ने अपना मन बना लिया। उसकी रिफाइनमेंट स्पीड धीमी हो गई। उसका दिमाग अपने अपर्चर में गया और उसने अपने गू वॉर्म्स को एक्टिवेट किया। क्या लिटिल चुवान करने जा रहा है? गुरु और चेले में गजब का तालमेल था। उसके एक्शंस देखकर ओल्ड मैन किशान झेंगशान चुवान का प्लान समझ गया। वो नर्वस हो गया। झेंगशान चुवान की गू रिफाइनमेंट स्पीड धीमी हो रही है। जल्द ही दर्शकों ने ये बदलाव नोटिस किया। क्या आगे के स्टेप्स बहुत मुश्किल होने वाले हैं? क्या उसे खुद को शांत करना है? कई लोग कयास लगा रहे थे। वो केयरफुल गू की रेसिपी नहीं जानते थे, इसलिए उनके अंदाजे गलत थे। इस वक्त झेंगशान चुवान ने गहरी सांस ली। उसकी एड़ी सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उसका जिस्म एक सुनहरी आभा से ढक गया। उसने तेजी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी खुली हथेली नीचे की तरफ थी और जोर से दबा रही थी। एक पाल में उसकी एड़ी और जिस्म की सारी सुनहरी रोशनी उसके दाहिने हाथ पर इकट्ठा हो गई। सुनहरी रोशनी घनी होकर एक छोटी सी सुनहरी घंटी में बदल गई। सुनहरी घंटी धीरे धीरे घूमने लगी। उस आग को ढक लिया जिसमें रिफाइनमेंट हो रहा था। वो तेज और तेज होती गई और उससे एक खींचाव वाली ताकत निकलने लगी। फर्श पर इकट्ठे किए गए गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स सब सुनहरी घंटी में खींच गए। सुनहरी घंटी सिर्फ 6 सांस के वक्त तक ही टिकी और फिर गायब हो गई। लेकिन अगले हाई पैल सबकी इल्म के सामने एक अधूरा केयरफुल गू बन गया। भीड़ में हंगामा मच गया। ये एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव है। रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स को दूसरे पाथ्स के किलर मूव्स से भी रेयर माना जा सकता है। झेंगशान चुवान अभी इतना नौजवान है, फिर भी वो पहले से हाई एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव जानता है। सबसे कीमती बात यह है कि उसने इससे इस्तेमाल करने में कामयाबी हासिल की। इस लड़के का टैलेंट कमाल का है। उसका फ्यूचर अनुमान से परे है। फैंग युआन खतरे में है। उसके पास काबिलियत है, लेकिन वो बहुत लापरवाह था। HMPH झेंगशान चुवान के पास पहले से ही इतना बड़ा एडवांटेज था, लेकिन उसने फिर भी एक किलर मूव इस्तेमाल किया। ये सब जीत के लिए था। वो सच में कुछ भी करने को तैयार है। मेरी राय में अगर फैंग युआन ये हार भी जाता है तो ये शर्मिंदगी की बात नहीं होगी।
झेंग शान चुवान ने एक आह भरी, उसका चेहरा जोश से भरा था। मैं जरूर जीत रहा हूं। मैंने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया और तुरंत CHEH गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स को पीस दिया। मैंने इस गू रिफाइनमेंट का सबसे लंबा स्टेप पूरा कर लिया है। मैं अब फैंग युआन से बहुत आगे हूं। ओल्ड मैन की शन का दिल शांत हो गया। भले हाई फैंग युआन के पास वैसा हाई रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव हो, ये उसकी पहली बार केयरफुल गू रिफाइन करना है। उसके पास जीरो एक्सपीरियंस है। इसका आम तरीका यह है कि 6 मटेरियल्स को एक एक करके रिफाइन किया जाए और आग को ध्यान से कंट्रोल किया जाए। अगर वो जल्दी करने के लिए किलर मूव इस्तेमाल करता है तो वो अपनी बर्बादी खुद लिखेगा। भले हाई लिटिल श्वान ने रिस्क लिया, ये एक अच्छा फैसला था, वो जरूर जीतेगा। दूसरे गू मास्टर्स केयरफुल गू से वाकिफ नहीं थे, वो सिचुएशन नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन फैंग युआन बुरी तरह फंस गया था। कोई भी आदमी ये बता सकता था। इस स्टेप को पहले ही पूरा करके उसने सच में अपनी जीत पक्की कर ली थी। झेंग शान चुवान ने अपने जज्बातों को काबू किया और गू रिफाइन करना जारी रखा। उसकी टेक्निक तेज और स्थिर थी। उसने फैंग युआन को कोई मौका नहीं दिया। फैंग युआन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे CHEH मटेरियल्स को रिफाइन करना शुरू किया, धीरे धीरे उन्हें उबालते हुए रिफाइन कर रहा था। यह स्टेप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बस टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन फैंग युआन जरा भी बेचैन नहीं था। चैप्टर 835 प्रॉमिस ऑफ 3 मैटर्स। वक्त गुजरता गया। झेंग शान चुवान आखिरकार रिफाइनमेंट के आखिरी कुछ स्टेप्स पर था। आग में अधूरा गू वम और साफ होता जा रहा था। सेफ्टी के लिए उसने फिर से फैंग युआन को देखा। उसने देखा कि फैंग युआन ने अभी पिछला स्टेप खत्म किया था। उसने 6 मटेरियल्स को एक साथ मिला दिया था। इस पॉइंट तक झेंग शान चुवान को फैंग युआन की शांति की दाद देनी पड़ी। अफसोस की बात है, इस ड्यूल का विजेता मैं हूं। मैं यह ग्रीन शाइन गू जरूर हासिल करूंगा। झेंग शान चुवान कॉन्फिडेंस से लबरेज था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजर हटाई, फैंग युआन अचानक जोर से हंसा। हा, झेंग शान चुवान, तुम हार गए। मेरा रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव देखो। क्या? झेंग शान चुवान का दिल कांप उठा। वो तुरंत फैंग युआन को देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि फैंग युआन ने एक गू वर्म निकला और उससे कुचल दिया। तुरंत झेंग शान चुवान की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं, जैसे वो उछालने ही वाला हो। वो गुस्से से फैंग युआन पर चिल्लाया, तुमने ग्रीन शाइन गू को तोड़ दिया। जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथों की आग अनियंत्रित हो गई। वो काबू से बाहर हो गई और फट गई। धमाका ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन उसके होने के बाद झेंग शान चुवान का साफ चेहरा कालिक से भर गया। वो कोयले जैसा लग रहा था। ये एक बुरा नजारा था। झेंग शान चुवान वहीं बट बैन कर खड़ा रह गया। वो एक मूर्ति की तरह जम गया। इतना बड़ा बदलाव चांद लम्हों में हो गया था। बाहर सब लोग कुछ सांसों तक चुप रहे, फिर उन्हें होश आया। वो सब हैरानदा, उनकी आवाजें आपस में मिलकर एक बड़े शोर में बदल गईं। कितना जालिम डिमोनिक पाथ गू मास्टर है ये। उसने सीधे ग्रीन शाइन गू को तोड़ दिया, जिससे झेंग शान चुवान ने अपना कंट्रोल खो दिया और गू रिफाइनमेंट फेल हो गया। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये फैंग युआन साजिश करने में बहुत माहिर है। उसने एक पाल में बाजी पलट दी। झेंग शान चुवान फेल हो गया और उससे ऐब रिफाइनमेंट दोबारा शुरू करना पड़ेगा। फैंग युआन का एडवांटेज ऐब बहुत बड़ा है। भले हाई झेंग शान चुवान प्रोसेस रिपीट करे, वो फैंग युआन तक नहीं पहुंच सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने सिर्फ अपना खुद का गू तोड़ा। इससे यह साबित नहीं किया जा सकता कि उसने जानबूझकर अपने ओपोनेंट के काम में दखल दिया। ओ नो, उसने सच में ऐसा किया। ये सच में हो गया। ओल्ड मैन की शन घबरा गया। झेंग शान चुवान को एक बड़ा झटका लगा। उसे संभालने में काफी वक्त लग गया। जब उसने अपनी मानसिक स्थिति पर काबू पाया और गू रिफाइनमेंट दोबारा शुरू किया, फैंग युआन ऑलरेडी आखिरी स्टेप पर था। इस ड्यूल में अब कोई सरप्राइज नहीं बचा था। आखिरकार फैंग युआन हाई विजेता था। एक्साइटिंग, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। दर्शक बड़े जोश के साथ कमेंट कर रहे थे। झेंग शान चुवान बहुत नौजवान और नादान था। उसने अब अपना सुनहरा भविष्य खो दिया। अफसोस, कुछ लोगों को तरस आ रहा था। बेशक कुछ लोग खुश थे, जैसे कि नहीं, लेकिन वो एक राइचस सेक्ट का फर्स्ट एल्डर था। वो सिर्फ मन ही मन खुश हो सकता था। बाहर से उससे झेंग शान चुवान की किस्मत पर हमदर्दी जातनी थी। ड्यूल खत्म हो चुका था। फैंग युआन खड़ा हो गया, जबकि झेंग शान चुवान अपने हाथों में लगी आग को खाली नजरों से देखता रहा। वो हार गया। उसने अपनी जिंदगी, अपना सुनहरा भविष्य एक अनजान डिमोनिक पाथ गू मास्टर से एक ड्यूल में हार दिया। ये कैसे हो सकता था? उससे क्या करना चाहिए? झेंग शान चुवान को लगा कि उसका भविष्य अंधेरे में है। कोई उम्मीद नहीं बची। सीनियर, प्लीज USEY बख्श दीजिए।
हम दोनों की इर्द होते हुए भी हम माउंट ताई को नहीं पहचान पाए। हमने सीनियर को नाराज किया। प्लीज दरियादिली दिखाइए, मेरा चेला अभी भी नौजवान और मासूम है, प्लीज उससे जाने दीजिए। मैं उसकी जगह आपकी सेवा करने और अपनी सारी जमा पूंजी उसकी आज़ादी के बदले देने को तैयार हूं। प्लीज हम पर रहम कीजिए, प्लीज हमें बख्श दीजिए। ओल्ड मैन की शन जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया। फैंग युआन को लगातार सर झुकाकर माफी मांग रहा था। उस बूढ़े आदमी का सर फर्श से टकरा रहा था, जिससे जोर जोर से थड़ थड़ की आवाजें आ रही थीं। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया था। मास्टर, मास्टर। झेंग शान चुवान को होश आया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और ओल्ड मैन की शन को उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ओल्ड मैन की शान जिद पर अड़ा था। उसने अपने चेले को धक्का दिया और सर झुकाना जारी रखा, रहम की भीख मांगता रहा। मास्टर। झेंग शान चुवान का चेहरा आंसुओं से भरा था। एक फट की आवाज के साथ वो भी ओल्ड मैन की शन के सामने घुटनों के बाल बैठ गया। सब लोग ये अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे थे। फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट के लीडर ने अफसोस और हमदर्दी का भाव दिखाया। एनहा मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। लेकिन ड्यूल खत्म हो चुका था। सबकी निगाहों के सामने शर्तें कैसे बदली जा सकती थीं? जब तक कि फैंग युआन उन्हें जाने देने को तैयार ना हो। लेकिन वो एक जालिम डिमोनिक कल्टिवेटर था। झेंग शान चुवान इतनी कम उम्र में एक रिफाइनमेंट पाथ मास्टर था। फैंग युआन उससे कैसे जाने दे सकता था? अगर उसकी जगह राइचस पाथ के गू मास्टर्स भी होते तो वो झेंग शान चुवान को नहीं जाने देते। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का क्रूर और कठोर पहलू सबके सामने जाहिर हो गया था। लेकिन अगले हाई पैल, फैंग युआन ने ओल्ड मैन की शन से कहा, उससे जाने देना नामुमकिन नहीं है। एनहा की मानसिक मुस्कान जम गई। वहां शांति छा गई। क्या? जेंग शान श्वैन हैरान रह गया। ओल्ड मैन की शन ने सबसे पहले रिएक्ट किया। वो खुशी से झूम उठा। सीनियर, आपकी दरियादिली का शुक्रिया। सीनियर, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। फैंग युआन मुस्कुराया। उसका लहजा गर्म और मेहरबान था। इंसानों को एक दूसरे के प्रति मेहरबान होना चाहिए, इससे वो खुद के प्रति भी मेहरबान होते हैं। सबने ये सुना और उनके चेहरे पर विश्वास न करने वाले भाव थे। क्या उसकी बातें कुछ ज्यादा ही झूठी नहीं थीं? अभी थोड़ी देर पहले किसने ग्रीन शाइन गू तोड़ा था और एक नौजवान लड़के को हरवा दिया था? एनहिल का एक्सप्रेशन बदल गया। वो मन ही मन चिल्लाया, हे, क्या तुम अभी भी एक डिमोनिक पाथ गू मास्टर हो? जल्दी से जालिम बानो। ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? क्या तुम पूरे डिमोनिक पाथ का नाम डुबाना चाहते हो? फैंग युआन की बात बदली, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे नाराज किया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सबने तुरंत अपना कंपोजर वापस पाया। एनहा शांत हो गया। वो खुश था। ओ, तो ये बात है, वो उनके रिश्ते के साथ खेलना चाहता है। हाँ, यही डिमोनिक पथ का अंदाज है। झेंग शान चुवान का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। ओल्ड मैन की शन ने फिर से सर झुकाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाया, मालिक, रहम कीजिए। भूल जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए 3 काम करो। लेकिन अभी तुम इस लायक नहीं हो मेरे लिए काम करने के। रही बात की ये 3 काम क्या हैं, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। शायद मैं तुमसे पूरी जिंदगी कोई काम ना करवाऊं। शायद अगले हाईपैल मैं तुमसे 3 काम करने को कहूं। ये सब मेरे मूड पर डिपेंड करेगा। फैंग युआन ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन लोग शांत उससे सुन रहे थे। ओल्ड मैन की शन ने राहत की सांस ली। वो अपने आंसू रोकते हुए चिल्लाया, शुक्रिया मालिक, आपके रहम का। झेंग शान चुवान ने अपना सर झुका लिया। जूनियर सीनियर का शुक्रिया अदा करता है। जिंदगी भर गुलाम बने रहने के मुकाबले 3 काम करना, ये पहले वाले से कहीं ज्यादा आसान था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर राइचस पथ का राज था। अगर झेंग शान चुवान पर एक डिमोनिक पाथ गू मास्टर के गुलाम का थप्पा लग जाता, तो भले ही उसके पास रिफाइनमेंट पाथ का टैलेंट होता, वो कभी कामयाब नहीं हो पाता और अपना नाम नहीं बना पाता। लेकिन ये 3 काम करना सिर्फ एक समझौता था। राइचस पाथ और डेमोनिक पाथ गू मास्टर्स के बीच समझौता होना कोई बड़ी बात नहीं थी। झेंग शान चुवान का फ्यूचर अभी भी बहुत ब्राइट था। अपने प्रति बेहद आभारी गुरु और चेले को देखते हुए फैंग युआन हंसा और हुक्म दिया, तुम दोनों अपनी जबान काटकर उसके सिरे से एक बूंद खून दो मुझे। ओल्ड मैन की शन और झेंग शान चुवान ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अपनी जबान काटी और बड़े डर के साथ खून फैंग युआन को दे दिया। फैंग युआन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी 5 उंगलियों को बैंड कर लिया। खून की दोनों बूंदों को अपने हाथ में पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपना हाथ हिलाया। अपनी उंगलियों से रगड़ते हुए काला धुआं उसकी उंगलियों के बीच से निकलने लगा। जब काला धुआं खत्म हुआ,
फैंग युआन ने अपना हाथ खोला, डूगू वॉर्म्स दिखाए। ओल्ड मैन की शन और झेंग शान चुवान एरू फाड़े देख रहे थे। ये दोनों गु एक रैंक 4 गु की जोड़ी थी। सबने हैरानी से सांस ली। फैंग युआन सच में इतना जबरदस्त था, उसने कुछ ही सांसों में एक रैंक 4 गु की जोड़ी रिफाइन कर दी। यह ब्लड पाथ की टेक्निक है। उसके पास सच में इतनी कमाल की ब्लड पाथ गु रिफाइनमेंट टेक्निक्स हैं। फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट के बड़े अधिकारियों के चेहरे पर अंधेरा छा गया। यहां तक कि बाहर खड़े डिमोनिक पाथ गु मास्टर्स भी सतर्क हो गए। ब्लड पाथ बदनाम था, ये इंसानी आत्माओं को जलाने वाली सोल पाथ टेक्निक्स से भी ज्यादा बुरा था। राइचस पाथ के लोग इसका शिकार करते थे, यहां तक कि डिमोनिक पथ भी अक्सर इससे दूर रहता था। ये रैंक 4 गु की जोड़ी एक दूसरे को महसूस कर सकती है। तुम दोनों एक ले लो, मैं दूसरा लूंगा। अगर मुझे तुमसे कुछ करवाना हुआ तो मैं इस ब्लड पाथ गु वर्म को निशानी के तौर पर किसी को भेजूंगा। यह दोनों ब्लड पाथ गु वॉर्म्स एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो असली हैं या नहीं। अगर तुम फ्यूचर में मर भी गए तो ये 3 काम तुम्हारे बच्चों, वंशजों, चेलों और आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेंगे। क्या तुम तैयार हो? अगर नहीं तो मेरे गुलाम बन जाओ। फैंग युआन ने कहा। तैयार हैं, हम तैयार हैं। ओल्ड मैन की शन ने जल्दी से जवाब दिया। फैंग युआन का हाथ हिला और एक ब्लड पाथ गु वर्म ओल्ड मैन की शन की तरफ उछाल दिया गया। उसने झेंगशान चुवान को एक और गु फेंका। जब झेंगशान चुवान ने ये गु पकड़ा तो वो हैरान रह गया। वो हकलाया, यह ग्रीन शाइन गु है। फैंग युआन ने दूसरा ब्लड पाथ गु वर्म स्टोर कर लिया और धीरे से हेस्ट हुए कहा, तुम्हें क्या सच में लगा कि मैंने ग्रीन शाइन गु को बर्बाद कर दिया? हेस्ट हुए वो हक्का बक्का गु मास्टर्स को पीछे छोड़ मुड़कर चला गया। झेंगशान चुवान खाली नजरों से फैंग युआन को जाते हुए देखता रहा, जबकि ओल्ड मैन की शन ने ब्लड पाथ गु वर्म को ध्यान से स्टोर कर लिया। वो इस समझौते को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उनके गवाह सिर्फ फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट हाई नहीं, बल्कि पूरा रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन था। सारे कॉम्पिटिशन्स इस ड्यूल समेत रिकॉर्ड किए जा रहे थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्ट्स और रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में शामिल सभी फोर्सेस के पास ऐसे बूट द वो इससे इनकार नहीं कर सकता था। मास्टर, आपको अपने सर की चोट का इलाज कराना चाहिए। झेंगशान चुवान जल्दी से उठा और ओल्ड मैन की शन को उठाने में मदद की। चलो जल्दी से निकलो, हम यहां और नहीं रुक सकते। ओल्ड मैन की शान फैंग युआन के तरीकों से डर गया था। वो सच में बुरी तरह से हिल गया था। उसने अपने चेले से इस डरावनी जगह को छोड़ने के लिए कहा। इसके साथ झेंगशान चुवान ने कॉम्पिटिशन से अपना नाम वापस ले लिया और बाकी के राउंड्स में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन उसने ग्रीन शाइन गु हासिल कर लिया था, जो उसका असली मकसद था। इस घटना के बाद ओल्ड मैन की शन ने इससे एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करके झेंगशान चुवान को एक अच्छा सबक सिखाया। उससे बताया कि फैंग युआन के तरीके कितने खतरनाक थे। उससे लोगों की फितरत की सच में समझ थी। फिर उसने झेंगशान चुवान को फ्लाइंग फ्रॉस्ट सेक्ट के फर्स्ट एल्डर एंड हैं कि दूसरों के टैलेंट से जलन के बारे में बताया। वही वो शख्स था जो चुपके से इस ड्यूल को हवा दे रहा था। झेंगशान चुवान इस मामले से काफी मैच्योर हो गया। उसने आखिरकार अपनी खामियों को समझा, साथ ही दुनिया की जालिम फितरत को भी। अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में उसने ओल्ड मैन की शन के इलाज के लिए हर तरह के तरीके आजमाए और साथ ही अपने रिफाइनमेंट पथ की काबिलियत को बढ़ाया, सब कुछ लो प्रोफाइल रहते हुए। जब वो 53 साल का था, उसने ओल्ड मैन की शन का जहर ठीक कर दिया। जब वो 88 साल का था, तो वो बिना ज्यादा शोर मचाए एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर बन गया। अपने आखिरी सालों में वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट वापस लौट गया और एक सेक्ट बनाया जिसका नाम उसने अपने नाम पर रखा, शान श्वान हॉल। उसकी जिंदगी 150 साल की उम्र में खत्म हुई। उसने फिर कभी रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा नहीं लिया। रही बात अंतिम कामों के समझौते की, तो वो एक अलग कहानी है। चैप्टर 836 प्रीलिमिनरी सक्सेस ऑफ वेगली फेमिलियर फेस रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का दूसरा राउंड खत्म होने के बाद फैंग युआन हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस आ गया। ब्लेसड लैंड में कुछ वक्त बीत चुका था। मो याओ की विल फैंग युआन के इंतजाम से रिकवर हो चुकी थी। वो फिर से सर्च कर सकता था। फैंग युआन को यूएस पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने मो याओ की विल पर विल सर्चिंग की। इस बार उससे मो याओ की जानी हुई कई गु रिफाइनमेंट टेक्निक्स मिलीं, जिसमें एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव भी शामिल था। मो याओ की इस झूठी विल की यादों में कई चीजें गु रिफाइनमेंट की डिटेल से जुड़ी थीं। इस मामले में मो याओ एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर थी, जबकि फैंग युआन सिर्फ एक क्वाजी ग्रैंड मास्टर था। मो याओ स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक पीढ़ी की फेरी भी थी। उसके पास जो रिफाइनमेंट पाथ टेक्निक्स थीं,
उन्होंने फैंग युआन की सोच को काफी बढ़ा दिया। जब फैंग युआन ने उन्हें सीखा तो उसे लगा कि उससे बहुत फायदा हुआ है। आमतौर पर जब मास्टर्स अपने चेलों को सिखाते हैं तो वो कुछ राज अपने पास रख सकते हैं या अपने ट्रम्प कार्ड्स छुपा सकते हैं। जैसा कि कहावत है, एक गुरु अपने स्टूडेंट को सब कुछ सिखाने के बाद भूखा मर जाता है। मो याओ की विल अब फैंग युआन की मास्टर थी, लेकिन वो उससे बिना कुछ छुपाए सब कुछ सिखा रही थी। फैंग युआन को कई फायदे हुए। एक तरफ उसने मो याओ की झूठी विल से हर तरह की नई गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स सीखी, दूसरी तरफ वो अपनी सीखी हुई चीजों को रिवाइज कर रहा था। उसका इरादा रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में अपने स्किल्स दिखाने का था, अपनी पूरी काबिलियत इस्तेमाल करके बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने का, क्योंकि ये इनफैलिबल इनहेरिटेंस से जुदा था। मौजूदा हालात को देखते हुए फैंग युआन ने अनुमान लगाया कि उसके लिए रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा लेना अभी भी सेफ था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ऐसे काम करने का रिस्क अनिश्चित हो जाएगा। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का गिरना एक बहुत बड़ा मामला था। फैंग युआन एक अकेली फोर्स था, वो उन्हें सिर्फ टाल सकता था। नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की इन्वेस्टिगेटिव फोर्सेस से सच को पूरी तरह छुपाना नामुमकिन था। अगर पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर जल्द हाई होने वाली होती तो पांचों रीजन्स खुद को बचाने में बिजी होते और फैंग युआन सच छुपाने में कामयाब हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर अभी भी सैकड़ों साल दूर थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 10 महान पुराने सेक्स के कंट्रोल में ज्यादा गड़बड़ी नहीं थी। नॉर्दर्न प्लेन्स की सिचुएशन ओल्ड एंसेस्टर जूहू की हेवनली लॉर्ड बाइजू और याओ हुआंग के खिलाफ लड़ाई के बाद बेहतर हो गई थी। एक दिन ये सच सामने आ जाएगा कि ट्रू यांग बिल्डिंग के गिरने के पीछे में था। तब तक सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्दर्न प्लेन्स से मेरे लिए अरेस्ट वारंट्स होंगे। बाकी 3 रीजन्स भी जायंट सुन की असली विरासत की वजह से मेरे पीछे पड़ सकते हैं। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड ऐप बाहरी दुनिया से अछूता नहीं रहेगा, अस पर तुरंत हमला किया जाएगा। इसलिए सच सामने आने से पहले मुझे इस वक्त के दौरान खुद को डेवलप करना होगा। फैंग युआन अपने भविष्य के हालात को साफ साफ देख सकता था। एक बार सच सामने आ गया तो फैंग युआन को एक भगोड़े की जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए उससे अपनी ताकत जितनी हो सके बढ़ानी थी, हर मौके का इस्तेमाल करना था, या अगर मौके ना मिले तो उन्हें बनाना था। अभी रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन एक बहुत बड़ा मौका था। यह रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का सिर्फ दूसरा राउंड था। मिडिल और लेट स्टेजेस में फर्स्ट प्लेस के रिवॉर्ड्स इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स, इमॉर्टल मटेरियल्स, इमॉर्टल गू रेसिपीज या इमॉर्टल किलर मूव्स होंगे। अगर किसी ने फाइनल कंपटीशन में अच्छी पोजीशन हासिल कर ली तो वो इनफैलिबल इनहेरिटेंस से रिवॉर्ड पाने के लायक हो जाएगा। इसलिए भले ही वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था और हाई प्रोफाइल हो रहा था, फैंग युआन को कोई परवाह नहीं थी। साथ ही फंग जिन हुआंग के साथ उसका ड्यूल पहले से ही सबको पता था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्स के लगभग सभी बड़े लोग इसके बारे में जानते थे। फैंग युआन चाहकर भी लो प्रोफाइल नहीं रह सकता था। एक दिन जब ये खबर फैलेगी कि वो ट्रू यांग बिल्डिंग के गिरने के पीछे का असली मुजरिम है तो उसका नाम पांचों रीजन्स में फैल जाएगा, वो बेहद मशहूर हो जाएगा। तब तक उससे एक मुश्किल और खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पूरी दुनिया उसकी दुश्मन होगी। अनगिनत गू इमॉर्टल्स फैंग युआन का पीछा करेंगे। उनकी नज़र में फैंग युआन ने जरूर जायंट सुन की असली विरासत से बेशुमार फायदे उठाए होंगे। मुझे इस आखिरी वक्त का इस्तेमाल डेवलप करने में करना होगा। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स, इमॉर्टल मटेरियल्स जमा करने होंगे और अपनी बैटल स्ट्रेंथ को लिमिट तक बढ़ाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से छुटकारा पाना है और एक जिंदा जिस्म वापस हासिल करना है। इमॉर्टल ज़ॉम्बीज इमॉर्टल एसेंस पैदा नहीं कर सकते थे, यहां तक कि उसके रोजमर्रा के खर्चे भी फैंग युआन पर बोझ बन रहे थे। ज़ॉम्बी अलायंस के ZYA डेटार इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को देखें तो उन्हें हर लड़ाई में सावधान और हिसाब किताब से चलना पड़ता था। अगर फैंग युआन भगोड़ा बनते वक्त अभी भी एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी होता तो उससे भारी खतरे का सामना करना पड़ता, ये उसकी मौत का कारण भी बन सकता था। इसलिए आने वाले दिनों में फैंग युआन को रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा लेना था और अपनी गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन उससे इमॉर्टल किलर मूव, वेगली फैमिलियर फेस को मॉडिफाई करने के लिए बड़ी संख्या में स्टार थॉट गू का इस्तेमाल भी करना था। यह किलर मूव एक जरूरी मामला था, ये उसके लिए सिचुएशन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका था। दूसरे मामले इसके मुकाबल कुछ नहीं द उन्हें फैंग युआन ने साइड में रख दिया था। फैंग युआन ने तीसरा, चौथा और पांचवां राउंड पार कर लिया। उसके पास कमाल की काबिलियत थी। उसकी क्वाजी ग्रैंडमास्टर रिफाइनमेंट पाथ की काबिलियत गू इमॉर्टल्स में भी आम नहीं थी। उसने सभी 5 कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। ऐसे रिकॉर्ड के साथ उसकी रेपुटेशन बढ़ रही थी।
फैंग युआन का नाम हर जगह फैलने लगा। जिसने भी सुना वो जानता था कि वो एक डेमोनिक पाथ गू कल्टिवेटर है। वो रिफाइनमेंट पाथ में माहिर है और उसके पास कई गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स हैं। उसकी नींव बहुत गहरी है। छठे राउंड से एक दिन पहले फैंग युआन ने आखिरकार इमॉर्टल किलर मूव वेगली फेमिलियर फेस के डिडक्शन में पहली कामयाबी हासिल कर ली। ये बिल्कुल आसान नहीं था। फैंग युआन जमीन के नीचे की गुफा से बाहर निकला। वो सच में बहुत एक्साइटेड था, लगभग रोने की हद तक। इस इमॉर्टल किलर मूव को डिड्यूस और मॉडिफाई करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल था। फैंग युआन के विजडम पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के अटेनमेंट लेवल्स बहुत कम थे। वो एक बच्चे की तरह था जो पत्थर की चक्की धकेल रहा हो, एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। अपने मौजूदा रिजल्ट्स पाने के लिए फैंग युआन ने कंपटीशन के चौथे राउंड तक डोंग फैंग चैंग फैन से माइल सारे स्टार थॉट गू खर्च कर दिए थे। शुक्र है उसके पास स्टोन नेस्ट्स और बड़ी संख्या में हेरी मेंदर। वो लगातार स्टार थॉट गू रिफाइन और जमा कर रहा था। इससे फैंग युआन को इतने रिसोर्सेज माइल की वो एक वेगली फेमिलियर फेस हासिल कर सका जिसका वो इस्तेमाल कर सकता था। जैसा कि पहले बताया गया था, इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं। फैंग युआन के पास वेगली फेमिलियर फेस के 3 कोर इमॉर्टल गू में से एक भी नहीं था। वो फंग जियोगे के हाथों में थे। अगर फैंग युआन को वेगली फेमिलियर फेस इस्तेमाल करना था तो वो सिर्फ कोर गू को बदल सकता था और किलर मूव को मॉडिफाई कर सकता था। इसके अलावा बेहतर यही होता कि ये इमॉर्टल गू उनमें से एक हो जो फैंग युआन के पास अभी थे। अभी फैंग युआन ने ये मकसद हासिल कर लिया था। उसने जो मॉडिफाइड वेगली फेमिलियर फेस डिड्यूस किया था वो ओरिजिनल के मुकाबले काफी सिंप्लीफाइड था। इसमें सिर्फ एक कोर इमॉर्टल गू था, ईच स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू। उसके दूसरे इमॉर्टल गू जैसे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल, सेल्फ स्ट्रेंथ, आयरन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू वगैरह इसके साथ कंपैटिबल नहीं थे। या ये कहें कि फैंग युआन का अटेनमेंट लेवल बहुत कम था। वो इन गू का इस मामले में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फैंग युआन ईच स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को कोर के तौर पर इस्तेमाल करके वेगली फेमिलियर फेस एक्टिवेट कर सकता था। ये ज्यादातर उसकी स्ट्रेंथ पाथ ग्रैंड मास्टर होने की मजबूत नींव की वजह से था। ईच स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को कोर के तौर पर इस्तेमाल करके वेगली फेमिलियर फेस इस्तेमाल करने का असर बहुत सीमित था। एक बार किलर मूव इस्तेमाल होने के बाद यह फैंग युआन का अपीयरेंस नहीं बदल सकता था, लेकिन ये उसकी ऑरा बदल सकता था। फैंग युआन एक नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल था। एक बार जब उससे सीरियसली जोर लगाना पड़ता तो उसकी ऑरा लीक हो जाती और एक्सपोज हो जाती उसकी आइडेंटिटी के साथ। लेकिन अगर वो ईट स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू से एक्टिवेट किए गए इस वर्जन ऑफ वेगली फेमिलियर फेस का इस्तेमाल करता तो वो अपनी ऑरा बदल सकता था और अपनी नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल ऑरा को सेंट्रल कॉन्टिनेंट, सदर्न बॉर्डर, ईस्टर्न सी या वेस्टर्न डेजर्ट की ऑरा में बदल सकता था। अगर सामने वाला इन्वेस्टिगेशन में माहिर गू इमॉर्टल नहीं होता तो वो उससे एक्सपोज नहीं कर पाते। असल में ओल्ड लॉर्ड केन्यांग के पास ऐसा ही एक तरीका था। जब ओल्ड लॉर्ड केन्यांग ने डोंग फैंग चैंग फैन की मदद की तो उसने डिमोनिक पाथ इमॉर्टल्स के एक ग्रुप से घमासान युद्ध लड़ा। लेकिन शुरू से आखिर तक वो एक नॉर्दर्न प्लेन्स की ऑरा दिखा रहा था। उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट से कोई रिश्ता नहीं दिखाया। ये साफ तौर पर एक इमॉर्टल किलर मूव था। यह इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की मजबूत नींव का संकेत था। लेकिन फैंग युआन ने वेगली फेमिलियर फेस जल्दी में बनाया था। असर ओल्ड लॉर्ड केन्यांग के मूव से कमजोर था। ओल्ड लॉर्ड केन्यांग बड़ी संख्या में नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल से घमासान युद्ध लड़ सकता था बिना अपनी असली सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ऑरा एक्सपोज किए। फैंग युआन साफ जानता था कि उसका वर्जन ऑफ वेगली फेमिलियर फेस ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा इस किलर मूव के इस्तेमाल की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, कीमत बहुत ज्यादा थी। हर बार इस्तेमाल करने पर उससे कई स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स खर्च करने पड़ते। ईच स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू का असर गू इमॉर्टल को पूरे स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स से भरे इमॉर्टल मटेरियल्स खाने की इजाजत देना था और उनसे नेचुरल स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स निकालकर उन्हें गू इमॉर्टल के जिस्म में जोड़ना था। फैंग युआन को अपने डिडक्शंस में कई नाकामयाबियां मिलीं। आखिर में उसने अपना दिमाग दौड़ाया और अपना टारगेट खुद पर रखा। एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने के नाते उसका जिस्म पूरी तरह से स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स से बना था। रही बात उसके इमॉर्टल एपर्चर में टाइम पथ और स्पेस पाथ डाउ मार्क्स की, तो वो उसके जिस्म से संबंधित नहीं थे। एक और एग्जाम्पल देखें, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में अर्थ पाथ, स्पेस पाथ, टाइम पाथ और इंस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स थे। लेकिन हु इमॉर्टल का जिस्म जब वो जिंदा थी तो सिर्फ इंस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स थे। उसके मरने के बाद उसके जिस्म पर लगे सारे इंस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स उसके ब्लेस्ड लैंड में ट्रांसफर हो गए। इसलिए फैंग युआन ने अपने ही जिस्म को खाने का फैसला किया। उसने ईच स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को कोर के तौर पर इस्तेमाल किया
बड़ी संख्या में मोर्टल गू का सपोर्ट लेकर उसने अपनी ऑरा को भेस बदलने के लिए स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स खर्च किए। भले हाई इज इमॉर्टल किलर मूव का असर ज्यादा अच्छा नहीं था, यह फैंग युआन की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था और इसका एक बड़ा ड्रॉबैक भी था, लेकिन कम से कम ये इस्तेमाल करने लायक था। ऐसा रिजल्ट मिलना हाई बहुत बड़ी किस्मत की बात थी। उसने सोचा था कि उसका डिडक्शन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। एक पहली कामयाबी मिलना ही उसके लिए बहुत संतोषजनक था। सबसे बड़ा क्रेडिट विजडम गू को जाना चाहिए। विजडम की रोशनी के नीचे फैंग युआन को असीमित इंस्पिरेशन मिल रही थी। वो जबरदस्ती स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू को वेगली फेमिलियर फेस का कोर बना सकता था। कामयाबी की खुशी के साथ फैंग युआन ने कंपटीशन के छठे राउंड में प्रवेश किया और फर्स्ट प्लेस हासिल किया। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस आकर उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके वेस्टर्न डेजर्ट चला गया। वेस्टर्न डेजर्ट, इमेजरेबल ड्यून्स। हवाएं चल रही थीं और हवा में रेत उड़ रही थी। सीओ क्लैन के गू मास्टर्स सब एक बैटल फॉर्मेशन में थे। वो हिडन सैंड स्पाइडर्स के साथ घमासान युद्ध लड़ रहे थे। यह हिडन सैंड स्पाइडर्स सब हाथी के साइज के उनके जिस्म में एक चमकदार एक्सोस्केलेटन की परत से ढके हुए वो रेत में चलने में माहिर थे। हिडन सैंड स्पाइडर्स रेत से निकले, उनके मुंह तीखे और खतरनाक थे। उन्होंने सीओ क्लैन के गू मास्टर्स पर हमला किया। फैंग युआन ने उन्हें आसमान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि इन हिडन सैंड स्पाइडर्स की संख्या कम से कम 30,000 थी। लेकिन सीओ क्लैन वेस्टर्न डेजर्ट की एक सुपर फोर्स थी। सीओ क्लैन के गू मास्टर्स के पास लड़ाई में कमाल का हुनर था। उन्हें हिडन सैंड स्पाइडर्स से निपटने का अच्छा खासा अनुभव भी था। इसलिए सिचुएशन इंसानों के पक्ष में झुकी हुई थी। फैंग युआन ने सिर्फ एक नज़र डाली और फिर अपनी नज़र हिडन सैंड स्पाइडर ग्रुप के पीछे ले गया। ये रेत के टीलों का एक बहुत बड़ा इलाका था। इस इलाके में तेज हवाएं चल रही थीं, आसमान अंधेरा हो गया था और अनगिनत जानवर गुर्रा रहे थे। अगर कोई ध्यान से देखता तो उन्हें एहसास होता कि ये रेत के टीले धीरे धीरे हिल रहे थे। चैप्टर एंड।